राम यादव डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मध्य भारत के पाठार के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम बुंदेलखंड के पाठार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पाठार है, बुंदेलखंड का पाठार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। उत्तर और मध्य में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 55,560 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इस 54,960 वर्ग किलोमीटर का 23,737 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में विस्तारित है, एमपी में विस्तारित है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। दोस्तों, इस प्रकार मध्य प्रदेश का आधे, वो ये बुंदेलखंड का पाठार है, इसका आधे से अधिक क्षेत्रफल यूपी में विस्तारित है। दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पाठार है, बुंदेलखंड के पाठार को यदि एमपी में देखें तो इस बुंदेलखंड के पाठार दो भागों में विभाजित दिखाई देगा, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। दोस्तों, यदि हम बुंदेलखंड के पाठार को मध्य प्रदेश देखें तो पूर्वी क्षेत्र में दिखाई देगा हमें निमाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में विस्तारित दिखाई देगा, तथा पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर जैसे जिलों में विस्तारित दिखाई देता है। दोस्तों, इसके जो बुंदेलखंड का पाठार है, बुंदेलखंड के पाठार के यदि हम पूर्व में देखेंगे, पश्चिम में, तो बुंदेलखंड के पाठार के पश्चिम में स्थित है मध्य भारत का पाठार। इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालवा का पाठार, दक्षिण पश्चिम में। दोस्तों, बुंदेलखंड के पाठार के दक्षिण पूर्व में स्थित है रीवापन्ना का पाठार, दक्षिण पूर्व में। दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पाठार है, इसके जो उत्तर में देखेंगे तो यमुना नदी का जलोढ़ मैदान दिखाई देगा, अर्थात यमुना नदी जो अपने द्वारा लाए गए अछूतों को जमा कर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, उस मैदान का दिखाई देता है। दोस्तों, यदि हम बुंदेलखंड के पाठार की स्थलाकृति देखें तो बुंदेलखंड के पाठार की स्थलाकृति जो एक क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर हमें बिजावर श्रेणी दिखाई देगी, बिजावर श्रेणी विस्तृत दिखाई देगी। दोस्तों, इसके जो पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात छतरपुर से लगी हुई सीमा पर, यहां पर हमें दिखाई देगा पन्ना श्रेणी, जिसे हम भांडेर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, भांडेर श्रेणी। दोस्तों, इस जो यहाँ पर चंदेरी के इलाके, इसकी जो बिजावर श्रेणी है, इसके नीचे ही दिखाई देगा चंदेरी पाट। इस प्रकार दोस्तों इसका आधे से अधिक क्षेत्रफल जो है, इसका आधे से अधिक क्षेत्रफल लगभग 150 मीटर से कम भी ऊंचा है, 150 मीटर से भी कम ऊंचा है, परंतु इसकी औसतन यदि ऊंचाई देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगी 450 मीटर के आसपास। दोस्तों, अब देखते हैं इसके विभिन्न पॉइंट। तो दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पाठार है, बुंदेलखंड के पाठार की हम स्थिति देखते हैं तो बुंदेलखंड के पाठार के हमने देखा कि बुंदेलखंड के पाठार के पश्चिम में स्थित है मध्य भारत का पाठार, पूर्व में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है मालवा का पाठार, दक्षिण पूर्व में स्थित है रीवापन्ना का पाठार, तथा इसके उत्तर में स्थित है यमुना जलोढ़ का मैदान। दोस्तों, यदि हम इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, भौगोलिक स्थिति, तो दोस्तों, जो बुंदेलखंड का पाठार है, इस बुंदेलखंड के पाठार की भौगोलिक स्थिति है 24 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा देशांतरी है, विस्तार है 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तारित है। दोस्तों, यदि हम इस क्षेत्र की विस्तार की बात करें, तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, इस क्षेत्र का विस्तार एमपी प्लस यूपी दोनों जिलों राज्यों में विस्तारित है, अर्थात यह जो बुंदेलखंड का पाठार है, एमपी के दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी जिलों तथा यूपी के
यूपी के ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन जैसे जिलों में विस्तारित है। दोस्तों यदि हम एमपी के इसके विस्तार की एमपी में देंगे तो ये दो क्षेत्र में दिखाई देगा। पूर्वी क्षेत्र में विस्तार रहेगा, पूर्वी क्षेत्र में आएगा टीकमगढ़ या छतरपुर, निमाड़ी जैसे जिले, तो पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित है ये दोस्तों अशोकनगर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी जैसे जिलों में। दोस्तों यदि हम बुंदेलखंड की पठार की ऊंचाई देखें तो बुंदेलखंड की ऊंचाई, औसतन ऊंचाई हमें मिलेगी 400 से 450 मीटर के आसपास, 450 मीटर के आसपास, परंतु इसका 70% से अधिक क्षेत्रफल 150 मीटर के आसपास है। दोस्तों इसका जो अधिक सबसे ऊंची चोटी है वह सिद्ध बाबा की चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 1172 मीटर है, अर्थात 1172 मीटर है। दोस्तों यदि हम इस बुंदेलखंड की के निर्माण की देखते हैं तो निर्माण दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हमें जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं, ग्रेनाइट व कायांतरित। दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग की में, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में ग्रेनाइट व कायांत्रिक चट्टानों के निक्षेपों से हुआ है, अर्थात इसमें हमें ग्रेनाइट चट्टानों के निक्षेप मिलेंगे। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र की चट्टानें देखें तो चूंकि इस क्षेत्र का निर्माण आग्नेय ग्रेनाइट चट्टानों का हुआ है, अर्थात इस क्षेत्र में कितने ग्रेनाइट व नीस इसका निर्माण आग्नेय व कायांत्रिक चट्टानों के निर्माण से हुआ है, अर्थात इस क्षेत्र में ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की अधिकता मिलेगी, प्रधानता मिलती है दोस्तों ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की। परंतु इसके जो पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात ये पन्ना से सटा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें मिलेगी विंध्यन क्रम की चट्टानें भी प्राप्त होती हैं। दोस्तों जो बुंदेलखंड के पठार है, बुंदेलखंड के पठार की यदि मिट्टी देखते हैं तो इस क्षेत्र में चूंकि ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों का जब भी अपक्षय और अपरदन होगा तब वहां पर लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है, अतः इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, पीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। परंतु इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है, अर्थात जो क्षेत्र मालवा के पठार से सटा हुआ है, इस क्षेत्र में हमें कुछ मात्रा में काली मिट्टी भी मिलती है, दोस्तों इस प्रकार इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी की अधिकता है, परंतु इसके दक्षिणी क्षेत्र में हमें काली मिट्टी भी मिलती है। दोस्तों यदि हम इस बुंदेलखंड के पठार की मिट्टी के बाद अब यदि हम इसकी दोस्तों जो बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार की जलवायु को देखें तो जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार की जलवायु इस प्रकार है कि इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी व शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। दोस्तों अतः इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्मी, असहनीय गर्मी पड़ती है, परंतु इसकी जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंडी भी पड़ती है। दोस्तों इस प्रकार इस क्षेत्र की यदि वर्षा देखेंगे, वर्षा तो यह क्षेत्र एक वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र का मतलब होता है इस क्षेत्र में वर्षा अल्प मात्रा में वर्षा होती है, अल्प वर्षा होती है,
चूंकि जो क्षेत्र है वह जो पर्वतीय है, यह पर्वतीय इस जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो मानसून आता है अपना दक्षिण पश्चिम मानसून, उस मानसून के ढाल विमुख क्षेत्र पड़ता है, अर्थात यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जिससे यह वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। इसकी औसतन वर्षा देखी जाए तो वह 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के वनों को देखें तो वन, चूंकि इस क्षेत्र में दोस्तों इस क्षेत्र में वर्षा अल्प वर्षा होती है, अर्थात अल्प वर्षा होती है। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाए, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, अर्थात दोस्तों ऐसे वन जो गर्मी के आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ताकि जो वहां उनकी जो नमी है, नमी बनी रहे और नमी का उत्सर्जन बहुत कम हो। क्योंकि जब जिस पेड़ में जब पत्तियां होती हैं तो उन पत्तियों के द्वारा जब वो भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, उस पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल का भी निष्कासन होता है। उसको कम करने के लिए दोस्तों ये गर्मियों की सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अतः इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिनमें सागौन तथा तेंदुपत्ता की अधिकता होती है, पाई जाती है। परंतु अन्य प्रकार के वन जैसे कि यहाँ पे बबूल हो गया, नीम, खैर, इस प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र में फसलों को देखें, फसलें, तो दोस्तों इस क्षेत्र में चूंकि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ सिंचाई की सुविधा भी बहुत कम होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है गेहूं व ज्वार। लाल पीली मिट्टी आता है जहां पर पानी की कमी होती है, उस क्षेत्र में अधिकतर मोटा अनाज होता है। अतः इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है गेहूं व ज्वार, तथा अन्य मात्रा में उगाई जाती है उत्पादन अन्य मात्रा में, जैसे कि अलसी, सरसों का भी उत्पादन होता है, तिलहन जैसी फसलों का भी दोस्तों उत्पादन होता है इस क्षेत्र में। दोस्तों यदि इस क्षेत्र की हम नदियों को देखें तो इस क्षेत्र नदियां, चूंकि यह क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका कुल ढालान उत्तर की ओर है, इसका ढालान उत्तर की ओर है, अर्थात इससे प्रवाहित होने वाली नदियां हमेशा अधिकतर यूपी को जाती हैं, जिनमें से प्रमुख नदियां जैसे कि केन, बेतवा, धसान, सिंध जैसी प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों इस क्षेत्र की हम नदियां पर खनिजों की देखें, खनिज, तो दोस्तों चूंकि इस क्षेत्र का निर्माण ग्रेनाइट नीच चट्टाना व कुछ मात्रा में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अतः दोस्तों इन जो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानें, इनमें ग्रेफाइट तथा ग्रेनाइट जैसे खनिजों की अधिकता है। साथ ही साथ विंध्यन शैल की कुछ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें हीरा पाया जाता है। अतः दोस्तों इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज हैं ग्रेनाइट, ग्रेफाइट व हीरा। दोस्तों यदि इन क्षेत्र के उद्योगों से देखें, क्योंकि यह क्षेत्र उद्योग दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उद्योग यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में एक तो क्योंकि यहाँ सिंचाई की अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, अतः यहाँ कृषि उत्पादन का भी कम होता है। अर्थात मध्य प्रदेश का जो अधिकतर, मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है,
इस राज्य में अधिकतर जो उद्योग है वह कृषि आधारित उद्योग है। यहाँ पर कृषि का उत्पादन कम होता आता, इस क्षेत्र में उद्योग वैसे भी कम हो गए। और साथ ही साथ दोस्तों यह पहाड़ी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो परिवहन सुविधा है वह परिवहन सुविधा बहुत अल्प होने के कारण क्षेत्र में उद्योगों का विकास कम, बहुत ही कम है। परंतु इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हमें दिखाई देते हैं, जैसे छतरपुर व टीकमगढ़ गढ़ जैसे जिले सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग व बीड़ी उद्योग, क्योंकि क्षेत्रीय इस क्षेत्र में हमें तेंदुपत्ता उत्पन्न आता है, यहाँ पे बीड़ी उद्योग का भी हमें कुछ विकास देखने को मिलता है। दोस्तों यदि हम इस क्षेत्र के पर्यटन की बात करें, पर्यटन, तो दोस्तों इस क्षेत्र में पर्यटन है, ये इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पर्यटक दर्शनीय स्थल है खजुराहो, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। यह खजुराहो जो अपनी प्राचीन निर्माण कला के लिए, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, यह 1986 में विश्व धरोहर में भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों इसके अलावा अन्य दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे, जैसे ओरछा, चंदेरी। ओरछा में दोस्तों हमें मिल जाएगा नौखंडा महल, इसके साथ ही दोस्तों हमें दतिया में मिल जाएगा सोनगिरी, जो कि एक जैन प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों इस क्षेत्र में प्रमुख दर्शनीय स्थल खजुराहो, ओरछा, नौखंडा महल, सोनगिरी, चंदेरी जैसे प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने बुंदेलखंड का अध्ययन किया, बुंदेलखंड के पाठार का अध्ययन किया। दोस्तों अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो हमने देखा था, मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित, जो फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया है, फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया, मैप ऑफ इंडिया, इसमें दोस्तों इसको मध्य प्रदेश को मेजर 3 भाग में विभाजित किया गया था। एक मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश को हम देख चुके दोस्तों। इसका जो दूसरा पार्ट है सतपुड़ा पर्वतीय प्रदेश, दोस्तों हम कल उसको अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।